हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी यानी कि MHI 01 का हमारा ये टॉपिक होगा स्लेवरी इन एंशिएंट ग्रीक। यानी कि आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, MA हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, तो आप सभी जानते हैं आप सबके एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट मंथ है 25 मार्च से आप सबके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आप सबको MHI 01, 2, 4 और 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं ऑलरेडी। उस पर वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कर लेने चाहिए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इग्नू की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ टॉपिक्स लेकर के आई हूँ जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलेंगे। आज मैं MHI 01 का जो टॉपिक है स्लेवरी इन एंशिएंट ग्रीक यानी कि प्राचीन ग्रीस, यानी कि ये भी बोल सकते हैं ग्रीक, या हिंदी में यूनान भी बोलते हैं। तो यूनान की दास प्रथा के बारे में, स्लेवरी सिस्टम के बारे में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया होगा तो जून 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली में, ठीक है। तो अगर आप ये प्रीवियस ईयर चेकआउट करोगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको वीडियो के एंड में पूरा आपको इस टॉपिक को कवर अप कराने के बाद ये बताने वाली हूँ कि आपको अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे कर रही है, 20 मार्क के आंसर को कितने पेजेस में और किस तरीके से लिखना है ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्लेवरी इन एंशिएंट ग्रीक में 20 मार्क के क्वेश्चन में आप सबको क्या क्या लिखना है। तो ये रहा स्टूडेंट, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। 100% की श्योरिटी है कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं जो कि आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे एंशिएंट ग्रीक यानी कि प्राचीन यूनानी सभ्यता के बारे में। हिंदी वाले स्टूडेंट ठीक है, ग्रीस भी लिख सकते हैं, तो यूनानी सभ्यता याद रखना। तो एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ज़्यादातर अपनी इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था जो है, उनकी विशेषता अगर आप देखोगे वो क्या है कि ये लोग दास श्रम का व्यापक उपयोग करते थे, यानी कि ये लोग यूज़ करते थे स्लेव लेबर का, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा मतलब इसकी विशेषता अगर आप देखोगे प्राचीन यूनानी सभ्यता की, तो उनकी विशेषता, उनके फीचर हमें क्या देखने को मिलते हैं कि ज़्यादा मात्रा में जो उनकी इकोनॉमी जो चल रही है उसमें लोग क्या करते थे, स्लेव लेबर का यानी कि दास श्रम का यूज़, इनका उपयोग करते थे। फिर हमने सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है कि इन लोग, और हमें अभी तक ये देखा कि हमें जो है ग्रीस में यानी कि यूनान में दास प्रथा, दास लोगों का, स्लेव का यूज़ होते हुए दिख रहा है, लेकिन हमें कुछ और एविडेंस भी मिले, कुछ और दूसरी सिविलाइजेशन, दूसरी सभ्यताओं में भी देखने को मिला ज़्यादा मात्राओं में दास क्या थे, उपस्थित थे। तो ग्रीस से अलावा यानी कि यूनान के अलावा और कौन कौन सी सिविलाइजेशन है, तो पहला आप लोग देख सकते हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र में भी ज़्यादा मात्राओं में, ज़्यादा संख्याओं में आप लोगों को दास की उपस्थिति देखने को मिलेगी। दूसरी जो अगर सिविलाइजेशन देखोगे तो वह पर्सिया यानी कि फारसी की। तीसरी अगर आप बात करेंगे तो मेसोपोटामिया, और जो फोर्थ सिविलाइजेशन है वो आपकी है हितोया। तो आप लोगों को ये चारों सिविलाइजेशन उसके याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स जो है वो आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। इन सब का हमें एविडेंस देखने को मिलता है। तो इस वाले पेज में अभी अब तक हमें क्या समझ में आया कि एंशिएंट ग्रीस के अलावा भी इजिप्ट, पर्सिया, मेसोपोटामिया और हितोया है जहाँ पर हमें ज़्यादा लार्ज नंबर में स्लेव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इसका हमें एविडेंस भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद हो गए। अभी आप लोग इस टॉपिक को समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से एग्जाम में आंसर राइटिंग को लिखना है जिससे कि आप लोगों को स्कोर अच्छा है। उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी इन एंशिएंट ग्रीक बिगिंस ड्यूरिंग द, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और ये लाइन तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, इसको लिखना इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो देखा है कि प्राचीन ग्रीक में जो दास्ता है, ठीक है, जो स्लेवरी सिस्टम है, हमें ये कब शुरू होते हुए दिखी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 1600 से लेकर के 1100 ईसा पूर्व में हमें ये माइसीलियन सभ्यता के दौरान शुरू होता है,
ठीक है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी। द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी इन एंशिएंट ग्रीक बिगेन ड्यूरिंग द, तो याद रखना एंशिएंट ग्रीक में आप लोगों को जो ये स्लेवरी सिस्टम है, जो दास सिस्टम देखोगे, इसका इतिहास जो शुरू हुआ था वो किस के दौरान हुआ था, तो ये माइसीलियन सभ्यता के दौरान ये शुरू होता है, जिसका टाइम पीरियड है 1600 से लेकर के 1100। आप लोग यहाँ मैप देख सकते हैं, तो मैप में भी आप लोगों को यहाँ दिख सकता है, ये रहा आप लोगों का माइसीनिया, ठीक है। तो इस तरफ आपको ये देखने को मिलेगा, ये माइसीनिया ग्रीक का ये मैप है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके साइड में अगर आप देखोगे एथेंस, एथेंस का भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। आपको एथेंस के बारे में और स्पार्टा के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के ही ऊपर हमें इस पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एथेंस और स्पार्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसके लिए समझना ज़रूरी है। तो अभी हमने देख लिया कि एंशिएंट ग्रीक जो है वो इस शुरुआत हमें माइसीनियन सभ्यता के दौरान देखने को मिलता है। आप लोगों ने मैप भी देख लिया बहुत अच्छी तरीके से। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब सोच रहे होंगे कि जो भी वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है। अगर आप लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये मेरी टेलीग्राम चैनल का नेम है हिस्ट्री स्क्वाड विद सिद्धि। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दोनों टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। एक टेलीग्राम पे अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरे चैनल पे जब भी कोई भी वीडियो आती है इसका लिंक मैं शेयर करती हूँ। हम वहाँ कुछ क्विज करते हैं और हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट्स या न्यूज़ होती है तो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बाकी इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि हमें एंशिएंट ग्रीक्स के अलावा भी कहाँ कहाँ स्लेवरी सिस्टम देखने को मिली, वो सारी सभ्यताओं के नाम हमें पता चल गए। फिर हमने देखा कि जो स्लेवरी का जो इतिहास है एंशिएंट ग्रीक का, ये किस दौरान हमें देखने को मिलता है, तो ये हुआ था आपके माइसीनियन सभ्यता के दौरान ये शुरू होता है। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। अब अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो स्लेव यहाँ पे जो दास है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, एंशिएंट सोसाइटी में। क्योंकि जो यहाँ पे जो दास थे वो लोग बिल्डिंग्स भी बनाते थे, टेम्पल्स भी बनाते थे, और जो और भी अदर कंस्ट्रक्शन वर्क होते थे वो सारे के सारे यहाँ पे वो लोग इसमें काम करते थे, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो वो खेती यानी कि एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी लगे हुए थे। तो आप लोगों ने देखा जो यहाँ पे स्लेव्स लेबर आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी उन लोगों का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये सब इसमें भी सब के सब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ये वीडियो मैंने बाइलिंगुअल रखी है ताकि आप दोनों में से कोई भी स्टूडेंट हो तो आपको ईजिली से समझ में आ जाए और आप ईजिली से कर भी पाएँ, ठीक है। तो अब हमने देखा कि यहाँ के जो स्लेव्स हैं वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ साथ वो एग्रीकल्चर में भी इनका महत्वपूर्ण काम करने में ये लोग लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैन के साथ साथ यहाँ वुमेन भी स्लेव्स थी, ठीक है। फीमेल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो महिलाओं के दासों के रूप में अगर आप देखोगे तो वो क्या थी, मेड होती थी, नर्सिस होती थी, कुक्स होती थी, एंड देयर वर, और वहाँ पे क्या थी, वो क्राफ्टमैन कारीगर भी होती थी, आर्टिस्ट भी होती थी, और म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार भी होती थी, ठीक है। एंड अदर हु वर इंस्लेव्ड बट कुड लाइव इन अ डिसेंट लाइफ एंड अर्न इनकम एज वेल। तो अगर हम बात करेंगे कि ये के सारे की सारी जो ये फीमेल स्लेव थी सबकी सब क्या थी, गुलाम थी, ठीक है। लेकिन तब भी ये लोग अपनी जो लाइफ है बहुत डिसेंट लाइफ यानी कि एकदम सभ्य जीवन जी सकते थे, और साथ ही साथ वो अपनी इनकम भी अर्न कर सकते थे, ठीक है। तो याद रखना, फीमेल के बारे में आपको याद रखना है कि फीमेल स्लेव्स भी दास आपको देखने को मिलेंगी, जो कि मेड होती थी, नर्सिस होती थी, कुक्स होती थी, ठीक है। और वहाँ पे क्राफ्टमैन कारीगर कलाकार भी होती थी, संगीतकार भी होती थी, ठीक है। और अगर देखोगे तो ये सब के सब क्या थी, गुलाम थी, लेकिन ये सब लोग एक डिसेंट लाइफ और इनकम भी साथ में अर्न करती थी
ये आप देख सकते हो। आप इस फिगर में देख सकते हो, ये है स्लेव, ये है फॉरेनर और ये है वुमेन, ठीक है। तो ये आप पूरा एंशिएंट ग्रीक के बारे में देख रहे हो, यूनानी के बारे में देख रहे हो। तो यहाँ पर जो आपको दास देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। सिर्फ मेल मेल नहीं होता, यहाँ मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर देखोगे तो स्टूडेंट ग्रीस से जो अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ग्रीस से सिर्फ स्लेवरी सिस्टम ही पूछता है। तो इसीलिए मैं आपको स्लेवरी सिस्टम ही करा रही हूँ। जितना मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ उतना लिख लोगे, और जिस तरीके से बताऊँगी वीडियो के एंड में किस तरीके से लिखना है, कितने पेजों में लिखना है, तो आप लोग अपना स्कोर बहुत अच्छा कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब मैं बात करूँगी एरिस्टोटल ने, इनके क्या व्यूज़ थे, इन्होंने क्या बताया इस स्लेवरी के बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था स्लेवरी इन एंशिएंट ग्रीक एज नेचुरल एंड नेसेसरी, फ्रॉम हिम अ स्लेव वाज अ लिविंग प्रॉपर्टी। तो एरिस्टोटल का क्या कहना है, यानी अरिस्टो का जो कहना है वो क्या है कि प्राचीन ग्रीस में दासता को प्राकृतिक और आवश्यक बताया गया है, ठीक है। इन्होंने, अब इनके क्या व्यूज़ हैं, इनके क्या थॉट हैं, इनका मानना है जो एंशिएंट ग्रीक में ये जो स्लेव होते हैं, जो दास होते हैं, ये एक नेचुरल है और इनकी एक नेसेसरी है, यानी ये उन लोगों की ज़रूरतें हैं। और उससे एक दास है जो कि जीवित संपत्ति आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो वो स्लेव को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लिविंग प्रॉपर्टी कह रहे हैं। ऐसा ही लोग इसलिए कह रहे हैं एरिस्टोटल कि एंशिएंट ग्रीक जो है वो फुल्ली किस पे डिपेंड है, स्लेव पे डिपेंड है, ठीक है, दास पे डिपेंड है। और वो इसीलिए इसको नेचुरल और उनकी नेसेसरी यानी कि उनकी ज़रूरत बताई है, किसने, एरिस्टोटल ने। तो ये पहले हिस्टोरियन अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहले हैं जिन्होंने अपनी सोच यहाँ पे बताई है, किसकी, एंशिएंट ग्रीक के स्लेवरी सिस्टम के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूँगी, अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से समझना। तो स्टूडेंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, इस एंशिएंट ग्रीक में आपको दो जगहों के बारे में याद रखना है, स्पार्टा और एथेंस, ठीक है। स्पार्टा में अगर बात करेंगे तो स्पार्टा में जो स्लेव्स की कंडीशन देखोगे बहुत ही बेकार थी। यहाँ पे इन लोगों के साथ बहुत हार्शली बिहेव किया जाता था। साथ ही साथ देखोगे तो उनकी लिविंग कंडीशन भी बहुत क्या थी, ह्यूमिलेटिंग, अपमानजनक थी और इनह्यूमन यानी अमानवीय थी। मतलब अगर हम बात करेंगे स्पार्टा में, तो स्पार्टा में जो स्लेव्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ही बेकार थी, उनके साथ ट्रीट बहुत ही बेकार तरीके से होता था। दूसरा अगर मैं बात करूँगी एथेंस की, तो एथेंस में आप देखोगे एक लोकतांत्रिक सरकार वाला शहर राज्य था। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे जो लोग थे वो अपनी फैमिली यानी कि अपने परिवार के दासों के साथ ही वो लोग बड़े होते थे। और ठीक है, तो यानी स्लेव हैं तो स्लेव अपने ही फैमिली में बड़े होते थे और उनकी जो रिलेटिव होंगे या फ्रेंड्स होंगे उन सब के साथ उनका क्या देखने को मिलता है, एक रिलेशन अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इन्होंने यही बताया है कि स्पार्टा में तो बहुत ही बुरी हालात थे स्लेव के, लेकिन एथेंस में आप देखोगे यहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ, मैं जूम करके आपको मैप दिखा सकती हूँ, तो आप ये मैप देख लो, ठीक है। तो ये मैप अगर आप देखोगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये रहा एथेंस और ये स्पार्टा का मैप है, ठीक है। तो ये एथेंस है, जैसे कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एथेंस और आपके किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पार्टा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन दोनों के अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि स्पार्टा में स्लेव की दास की कैसी सिचुएशन थी और एथेंस में इसकी कैसी सिचुएशन थी, ठीक है। तो आइए चलिए समझते हैं कि इन दोनों में स्लेव की दासों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को अभी तक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया स्टूडेंट, तो एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दो। आपके जितने भी सोशल मीडिया हो, अपने जितने भी आप लोगों के स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इसको शेयर करो इस वीडियो को, ताकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आए और भी जितने भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम है उन सब की मैं हेल्प कर सकूँ। ओके, तो स्पार्टा और एथेंस की भी हम बात कर रहे थे। तो आइए चलिए हम सबसे पहले हम जो इसकी तरफ समझेंगे वो है स्पार्टा की। तो स्पार्टा में दासों की क्या सिचुएशन थी, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं क्रिटियास। तो क्रिटियास का स्पार्टा में क्रिटियास ने क्या बताया, उन्होंने यहाँ पे
जो स्लेव्स हैं स्पार्टा में, उनकी सिचुएशंस यहाँ पे क्या बताई है, उन्होंने अपने कुछ वर्ड बोले हैं। द फ्री वर मोर फ्री, ठीक है, एंड द स्लेव मोर फुली स्लेव्स देन एल्सवेयर, ठीक है। उनका कहना था कि जो स्पार्टा में जो दासों की स्थिति थी, उन्होंने बोला जो फ्री हैं, जो स्वतंत्र हैं, वो और भी ज़्यादा स्वतंत्र थे, और जो दास हैं, ठीक है, जो स्लेव है, वो और भी ज़्यादा उन पे स्लेवरी सिस्टम देखने को मिलेगी, ठीक है, की तुलना में अधिक पूर्ण दास हैं, ठीक है। जो फ्री हैं वो टोटली फ्री हैं, लेकिन जो स्लेव हैं उनकी हालात आप लोगों को देखने को मिलते हैं बहुत ही ख़राब है। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि स्पार्टा में स्लेव की कंडीशन बहुत ही बेकार होती थी, उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये क्रिटियास हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये इनका कहना है, ये इनके शब्द हैं जो अभी इन्होंने यहाँ पे बोले। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, आंसर राइटिंग लिखते वक्त आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप लोग मैक्सिमम कि किस इतिहासकार ने किस चीज़ को क्या बोला, क्या क्या वर्ड बोले, ये आपकी आंसर राइटिंग में होना वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में अरिस्टोटल के बारे में और जो स्लेव स्पार्टा में क्रिटिसाइज ने, इन दोनों ने क्या क्या वर्ड बोले, इस तरीके के आपके आंसर राइटिंग में होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप लिखेंगे तो आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए बीच बीच में आपको ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं कि किसके क्या व्यूज़ रहे थे, ठीक है, किस इतिहासकार का क्या कहना था। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो अभी हम स्पार्टा की दास्ता के बारे में पढ़ रहे हैं, स्लेव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये तो इनके व्यूज़ थे। आगे अगर हम बात करेंगे कि स्पार्टा में और दासों के क्या हालात थे, तो एक बात समझो, स्पार्टन कॉल्ड दैम हेलोट्स। तो यहाँ पर हेलोट्स मैं आप सबको बता दे रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेलोट्स यहाँ पे स्टूडेंट उन्हें कहा जाता है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो स्पार्टा में जो स्लेव्स होते हैं, जो काम करते हैं ज़मीनों पर, जो लैंड पर काम करते हैं, उन्हें हेलोट्स नाम दिया गया। अ वर्ड स्टिल यूज इन ग्रीस टुडे, ठीक है। आज ये वर्ड अगर आप हेलोट्स देखोगे तो ग्रीस में यानी यूनान में इसे यही सब बुलाया जाता है। और यहाँ पे मैंने इसकी मीनिंग लिखी, टू डिस्क्राइब समवन हु वर्क हार्ड विद लो पे एंड इन बैड कंडीशन। तो हेलोट्स का मतलब यहाँ पे क्या बोला है, जो किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो कम वेतन में और ख़राब स्थिति में कड़ी मेहनत करता है। इट मीन्स यहाँ पे ये लोग ज़्यादा काम करते हैं, इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है और इनको पैसे भी, इनकी सैलरी भी बहुत कम की जाती है, उन्हें हेलोट्स बोला जाता है, ठीक है। तो स्पार्टन ने याद रखना, इन्हें क्या बोला गया, हेलोट्स कहा गया, ठीक है। तो जो स्लेव्स होते थे उन्हें क्या बोला गया, यहाँ पर हेलोट्स नाम दिया गया। तो अब आपको याद रखना है, स्पार्टा में आप क्या वर्ड लिखेंगे, हेलोट्स बोलेंगे। तो आप चाहें तो इस चीज़ को अपने स्टूडेंट बॉक्स के थ्रू भी अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, ठीक है, कि हेलोट्स का वर्ड हम यूज़ करें, देन आप फिर डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ बताना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर स्पार्टा में इसको हेलोट्स बोला गया, लेकिन हेलोट्स होता क्या, अगर आप ये भी लिखोगे तो एक अच्छा रहेगा एक्सप्लेनेशन कि हाँ, टीचर ये समझ जाएगा कि आप सबको पूरी बेसिक नॉलेज भी है, आप लोगों का अटेम्प्ट अच्छा लगेगा। अगर मैं बात करूँ हेलोट्स की, तो हेलोट्स के नागरिकों को लगभग अगर आप देखोगे 20 से 1 अविश्वसनीय रूप से पछाड़ दिया गया, ठीक है। हेलोट्स जो थे तो उन्हें क्या कर दिया गया, यहाँ पर पीछे छोड़ दिया गया। तो हेलोट्स यहाँ पे फॉर्म एंटायर बेसिस स्पार्टन इकोनॉमी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेलोट्स अब आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे स्लेव की जगह हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हेलोट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो लेबर होते हैं उनके लिए अब हम हेलोट्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो हेलोट के अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि जो इनकी अर्थव्यवस्था आप देखोगे ये पूरी की पूरी इन्हीं पर आधारित थी। स्पार्शियन की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी हेलोट्स पर ही डिपेंड थी, उसी पे बनाई गई थी, ठीक है। फिर अगर मैं बात बताऊँ वह कि फिर अगर आप यहाँ देखोगे कि पूरा का पूरा इन्हें क्या बनाया गया, पूरा का पूरा इन्हें आधार बनाया गया और फूड प्रोडक्शन यानी कि खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक किया गया, ठीक है, एंड वर एसेंशियल टू फूड प्रोडक्शन। जबकि अगर आप देखोगे स्पार्टन जो है वो हेलोट्स के साथ कैसे ट्रीट करता था, वो एनिमल वुड नॉट अलाउ देम टू लीव द प्लेस दे सर्व। तो यहाँ पर अभी मैंने आप सबको बताया कि
कि स्पार्टा में जो स्लेव्स होते थे उनकी हालात बहुत ही बेकार होती थी, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था और उन्हें कोई परमिशन नहीं थी को उन स्लेव्स को कि वो उस जगह को छोड़ करके चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें अलाउड भी नहीं था। आप लोगों को यहाँ हार्ड वर्क करना है, चाहे आपकी कैसी भी कंडीशन हो, कितनी भी बुरी हालातों में हो, और आप लोगों को यहाँ सैलरी भी कम मिलेगी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप लोगों को स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया, तो हम लोगों ने देखा कि स्पार्टा में स्लेव की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बदतर थी। सोचो, तब यहाँ पे ये कह रहा है कि उनके साथ एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है, जानवरों के समान उन्हें माना जाता था। ठीक है, और उन्हें वो उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते थे। ये सारी चीज़ें हमें स्पार्टा में स्लेव के हालातों को देखने को मिलता है। आगे मैं अगर बात करूँ तो इन अदर पार्ट ऑफ ग्रीस, अब हम ग्रीस के दूसरे हिस्सों की बात करेंगे। प्राइवेटली ओन स्लेव इंक्रीजिंगली बिकेम अ टिपिकल फीचर ऑफ ग्रीक सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो ग्रीस के अगर आप दूसरे हिस्सों में बात करोगे तो वहाँ निजी स्वामित्व वाले दास तेजी से ग्रीक समाज के और उसके अर्थव्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता बन गए। तो आपने देखा कि हमें धीरे धीरे, अब आप एंशिएंट ग्रीक की बात मैं करूँ, पूरे आपके यूनानी की मैं बात करूँ, तो अब आपको यहाँ पर स्लेव जो है, जो ये दास सब आप देखोगे, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब फीचर, इनकी विशेषता देखने को मिली। क्योंकि अब जो है, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि इनकी इकोनॉमी जो है ग्रीस की, उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो किस पे डिपेंड है, वो आपके दास पे है, और उनकी समाज भी आपको इन्हीं पे देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के काम के साथ साथ एग्रीकल्चर भी संभालते थे। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, एग्रीकल्चर हो चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, ये दोनों की दोनों काम यहाँ पे हमें स्लेव्स करते हुए नज़र आए, और इन सब की हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एंशिएंट ग्रीस की जो इकोनॉमी है, इनकी सोसाइटी है, फुल्ली अगर आप इनकी डिपेंड देखोगे, या जो चल रही है इनकी इकोनॉमी, वो स्लेव्स के द्वारा ही चल रही थी। ठीक है, यहाँ तक आप सबको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूँगी स्लेवरी इन एंशिएंट एथेंस की। तो एथेंस में दासों की क्या हालात थे, आइए चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर जो अनुमान लगाया गया है कि एथेंस में 6 to 5th सेंचुरी शताब्दी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितने थे, 80,000 यानी 80,000 स्लेव्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ एवरेज हाउस होल्ड की, एक औसत परिवार में देखें तो 3 से 4 दास होते थे सबके पास। ठीक है, पूरे एथेंस में मैं बात करूँगी तो आपके पास पूरे 80,000 आपको स्लेव्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आप सिर्फ एक हाउस होल्ड के घर पे देखोगे, जो परिवारों में देखोगे, तो वो आपके पास 3 से 4 दास होते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्राचीन एथेंस में दास एथियन कानून के तहत अपने स्वामी की संपत्ति थे। यहाँ पर मैं अगर आपको बात बता दूँ, एथेंस में जो स्लेव्स थे वो खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, और साथ ही साथ उन्हें पीटा भी जाता था, उन्हें बीट भी किया जाता था, लेकिन सिर्फ ओनली बाय देयर मास्टर, जो उनके स्वामी होते थे, जिन्होंने इसको खरीदा होता था, बेचा होता था, उनके द्वारा ही। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे एंशिएंट एथन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्लेव्स हैं वो एक चीज़ हो गई है, खरीदो और बेचने वाली। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पहले के इतिहास में, क्योंकि ऑब्वियस है इतिहास पढ़ रहे हैं, तो पहले जो स्लेव्स होते थे वो खरीदे और बेचे भी जाते थे। तो ये वही चीज़ है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देखोगे स्लेवों को खरीदा भी जाता था, बेचा भी जाता था, और उन्हें पीटा भी जा सकता था। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ उनके स्वामी करते थे, उनके मास्टर ही करते थे। ठीक है, तो जैसे कि हम एक प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं, ऐसे स्लेव भी होते थे, दासों को भी खरीदा और बेचा जाता था। कहाँ पर, एंशिएंट एथेंस में। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया, स्पार्टा आप सबको समझ में आ गया। अब हम एथेंस के स्लेव्स के कंडीशन के बारे में देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे एथेंस में ही, तो यहाँ पर आप देखोगे क्लासिकल टाइम में, ठीक है,
उसके दौरान जो है स्लेव लेबर जो यहाँ पे काम करते थे वो क्या क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री यानी दासरम मुख्य कार्यबल भी थे, ठीक है। यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था। और अगर मैं बात करूँ जो क्राफ्ट फैक्ट्रीज, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एथेंस में आप लोग क्राफ्ट फैक्ट्रीज भी चलाई जाती थी। और ये किसके, एक वेल्दी पॉलिटिशियन यानी कि धनी राजनेताओं के ये कारखाने होते थे जिसके अंदर ये स्लेव यहाँ पे काम करते थे। तो स्टूडेंट इतना एथेंस और स्पार्टा में जो इतनी प्रॉब्लम देखने को मिली था, फेस ऑफ हुआ, तो यहाँ पर इन्होंने एक विद्रोह कर दिया, एक रिवॉल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे जो स्लेव ने एक पेलोपोनियन युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग द पेलोपोनिशियन युद्ध के दौरान इन्होंने क्या किया, एथेंस से बचने में ये लोग कामयाब रहे। कम से कम 20,000 से ज़्यादा, कितने 20,000 से ज़्यादा यहाँ पर एथेंस जो थे वो क्या थे, माइनर थे, ठीक है, यानी कि खनिक थे। दिस वॉज द ओनली रिकॉर्डेड सक्सेसफुल। तो ओवरऑल देखोगे तो ये एक प्राचीन ग्रीक के गुलामी के इतिहास का, दासों का एकमात्र रिकॉर्ड रहा कि वो इस विद्रोह में सफल रहे थे। इन्होंने ये विद्रोह करा था, एक वॉर लड़ा, क्योंकि आप लोगों ने देखा यहाँ पे इन लोगों की हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। उनके खरीदा जाता था, बेचा जाता था, उन्हें पीटा जाता था, ठीक है। उनकी सैलरी कम थी, वर्क हार्ड कराया जाता था, ठीक है। और चाहे उनकी इतनी बैड कंडीशन में भी उनसे काम करवा सकते थे। और यहाँ के जो स्लेव होते थे वो इन्हें वो जगह छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ये विद्रोह देखने को मिलता है। आप यहाँ पे रिवॉल्ट लिख सकते हैं हेडिंग डाल के, फिर ये वाले पॉइंट लिख लेना। तो फिर उन्होंने विद्रोह किया। फाइनली इन लोगों को जो ये गुलामी इन्होंने की थी स्लेवों ने, तो ये एंशिएंट ग्रीक की जो स्लेवरी, ये एंडिंग आपको इसी पे करनी है, इसी पॉइंट पे करना है। तो फाइनली जो ये विद्रोह आपको देखने को मिलेगा ये सक्सेसफुल रहा, ठीक है, सक्सेसफुल रहा। तो ये पूरा कंप्लीट आंसर था जो आप लोगों को स्लेवरी इन एंशिएंट ग्रीक में लिखना है 20 मार्क्स के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी आपको आप कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप इसको थोड़ा अपनी तरफ से अपने लैंग्वेज, अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, अब मैं बात करूँगी कि 20 मार्क्स में आप लोगों को क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो आइए चलिए, तो आपको मैं स्टार्टिंग से लेके चलती हूँ। तो मैंने आप सबके लिए स्टूडेंट इसी तरीके के नोट्स बनाए हुए हैं। आपको एक बात याद रखना है कि जब आप अपने आंसर राइटिंग को लिखेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, जिस तरीके से मैंने अपने पॉइंट्स में हाईलाइट करा है या अंडरलाइन किया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आप उसको अंडरलाइन करेंगे। इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या अंडरलाइन करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि एंशिएंट ग्रीक के अलावा भी और भी जगह हमें ज़्यादा मात्राओं में, ज़्यादा संख्याओं में स्लेव्स देखने को मिलते हैं। तो वो कौन था, इजिप्ट, पर्सिया, मेसोपोटामिया और हितोया। तो आप लोगों को इसी वे में लिखना है, जिस तरीके के मैंने आपको यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है ना, आपको इसी वे में लिखना है। बिकॉज अगर मैक्सिमम स्टूडेंट देखोगे तो आप सब कैसे लिखते हो, इजिप्ट यहीं लिख दोगे, फिर पर्सिया इधर से, फिर ये मेसोपोटामिया और हितेश, ठीक है। तो ये फिर आप ये लगातार एक ही लाइन में लिख देते हो और ब्लू पेन से रहता है। तो अब टीचर जो है, स्टूडेंट आपको पता है पूरा कंप्लीट आंसर नहीं पढ़ता है, उसके बाद बहुत सारी कॉपी चेकिंग के लिए होती है, तो उतना डिटेल में पढ़ेगा नहीं। आपको अपना दिमाग लगाना, स्मार्ट बनना है कि टीचर को आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा ना लिखना पड़े और आपको आपका जो आंसर राइटिंग है बहुत अट्रैक्टिव भी लगे, अच्छा भी लगे कि टीचर हाँ। तो अब आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, तो आप लोगों को हाईलाइट दिख रहा है कि इजिप्ट, पर्सिया, मेसोपोटामिया होते हुए और भी अदर सिविलाइजेशन है जहाँ पर ये स्लेव सिस्टम आपको देखने को मिला, ठीक है। तो आपको, वरना अगर मैं सिर्फ पूरा वाइट पेन से यहाँ पे लिख देती तो आप लोग इसको नहीं देख पाते कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दूसरा आपको याद रखना है कि आपको ड्राइंग या लेबलिंग के थ्रू भी अपने आंसर को करना है। नेक्स्ट चलिए आगे बताती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, हाईलाइट जरूर करना है, अंडरलाइन ज़रूर करना है। आप तो अंडरलाइन करना है कि हाँ इस दौरान ये चीज़ें हुई थी, ये बात भी आपको समझ में आ गई। फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इस वाली चीज़ में भी अंडरलाइन कर रखा है। जैसे मैंने जिस भी चीज़ पर अंडरलाइन किया वो आपको अंडरलाइन करना है। फिर मैंने यहाँ पे देखो फीमेल्स जो है वो भी दास के रूप में आपको देखने को मिली। तो आप मेड, नर्सिस, कुक्स, तो आपको ये ऐसे सीक्वेंस में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे कर रखा है, तो आपको भी इसी वे में करना है। एक लाइन के आंसर आप चाहें तो पहले क्या करना कि आप पहले इसको फिगर के थ्रू बता देना कि फीमेल मेड होती थी,
नर्सिस होती थी, देन कुक्स होती थी, ठीक है। और उसके साथ साथ वो और क्या होती थी अगर आप देखने को मिलेगा तो उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि ये क्राफ्टमैन होती थी, आर्टिस्ट होती थी। ये पहले आप लोगों को क्या करना है, डायग्राम बनाना है, उसके बाद आप लोगों को इसको एज पैराग्राफ इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं, हाईलाइट आपने कर लिया, उसके बाद आपको जितना ज़्यादा हो सके, आप कोई भी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी आंसर राइटिंग लिखेंगे, आपको एक ना एक कम से कम 2-3 हिस्टोरियन ने, किस इतिहासकार ने क्या व्यूज़ रहते उस टॉपिक से रिलेटेड, आपको वो उस आंसर में ज़रूर लिखना है, ठीक है। और हो सके तो उसको आप बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप मास्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई छोटी बात तो है नहीं। तो आप लोगों को कोशिश करनी है, आप लोगों ने देखा है, आपको हर आंसर राइटिंग में हर स्टोरियंस के बारे में देखने को मिलेगा कि हाँ इस टॉपिक के बारे में इस इतिहासकार ने ये बातें बोली, उनके ये थॉट थे। तो आपको ये चीज़ें भी ज़रूर लिखनी है। मैंने आप लोगों के लिए देखी, स्पेशली लिखी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कहीं और ना जाना पड़े, यहीं से आप सबका काम बन जाए। तीसरी बात आपको ये समझ में आ गई। चौथी बात अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, आपको स्पार्टा और एथेंस के बारे में बताना है। तो पहले आप स्पार्टा के बारे में एक छोटा सा एक व्यू दे दो कि वहाँ की कंडीशन ऐसी थी, एथेंस के बारे में दे दो ये हालात थी, फिर अब स्पार्टा और एथेंस को एक एक करके एक्सप्लेन करो, ठीक है। और मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी, जो बच्चे मैप में बहुत अच्छे हैं, मैप बनाना जानते हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ है, तो आप सबको सजेस्ट करूँगी अपने आंसर राइटिंग में मैप ज़रूर बनाओ। और इसका अगर मैं मैप की बात करूँ तो आप ये वाला मैप बना सकते हो, ठीक है। ये इसके थ्रू यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ये बता दो कि ये एथेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं बोलूँगी कि आपको हर राइटिंग में अगर आप जितना ज़्यादा मैप बना सकते हैं बना लीजिए, मैप के थ्रू आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई। फिर आपको क्या करना है, स्पार्टा और एथेंस के बारे में समझाना है। देखो मैंने यहाँ पे स्पार्टा शुरू हुआ था, तो यहाँ पर भी एक हिस्टोरियन ने कुछ बात बोली थी, तो मैंने वो चीज़ भी यहाँ पे लिखी। तो ये आप बॉक्स में करके बता सकते हो कि सबसे पहले इनके ये वर्ड रहे, इनके ये, इन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से डिस्क्राइब किया, फिर आप समझा सकते हो। देन फिर मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, कोई मीनिंग हो, कुछ इन्होंने शब्द दिया हो, तो आप उस वर्ड को पहले एक्सप्लेन करो कि इसका मतलब क्या होता है। कि अब हम स्लेव की जगह हेलोट्स का वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उस समय के लोगों ने इसका वर्ड यही यूज़ किया जिसका मतलब है ये। तो आप इसको बॉक्स में करके लिख सकते हो। जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको ऐसे हाईलाइट कर दो, ठीक है, अंडरलाइन कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप लोगों को दिख रहा है कि हेलोट्स को किस तरीके से एनिमल्स की तरह ना, तो एक अलग से आप लोगों को दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वाइट पेन से लिख देती तो आपको नहीं पता होता कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि आपको आंसर राइटिंग आपके एग्जाम में कैसे करनी है स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, एंडिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितने भी इम्पॉर्टेंट थे मैंने उसके जो कितने कलर चेंज किए हैं वो आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, या बॉक्सेस के थ्रू बता सकते हैं कि कंडीशन जो होती थी एथेंस में स्लेव्स की वो कैसी होती थी, खरीदा, बेचा और बीट किया जाता था, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ स्लेव, अगर लिखोगे, ठीक है, आप ऐसे करके भी बना सकते हो। तो आप बॉक्सेस बना दो कि उन्हें क्या क्या खरीदा, बेचा और ये जाता था। उसके बाद यही चीज़, ये डायग्राम बनाने के बाद आप फिर यही पैराग्राफ लिख दो। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है क्योंकि पैराग्राफ कोई भी नहीं पढ़ता, डायग्राम ऊपर से देख लेंगे, टीचर समझ जाएगा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है, इस टॉपिक की समझ आप सबको है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप सबको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट लाइक शेयर ज़रूर करना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो आगे के अपडेट पाने के लिए। और अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, 20 मार्क में जैसे जैसे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो सब चीज़ फॉलो करना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप कौन सी वीडियो या कौन सा टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।